नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब अपन ने बोहर मॉडल पढ़ा था तो बोहर में अपन ने बोला था कि भाई कोई भी बोहर मॉडल में बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल नेचर रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? पार्टिकल नेचर रहेगा। और अगर पार्टिकल नेचर हुआ तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए आपका पोजीशन एंड मोमेंटम अपन 100% एक्यूरेसी से या 100% सर्टेनिटी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट उसके बाद नेक्स्ट जो अपना थ्योरी आया था वो क्या था? डी ब्रॉय थ्योरी। डी ब्रॉगली भी बोलते हैं कुछ लोग, बट एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा उसका? डी ब्रॉय। और डी ब्रॉय की बात करें तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका वेव फॉर्म में रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में हुआ इसका मतलब क्या हुआ? अपन सर्टेनिटी से न तो उसका पोजीशन बता सकते हैं न ही क्या बता सकते हैं, मोमेंटम। तो आप अगर वेव फॉर्म में हुआ तो उसका पोजीशन और मोमेंटम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। तो इसके बाद क्या हुआ? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? हाइजेनबर्ग था। उसने एक प्रिंसिपल दिया जिसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अगर इसके बात करें कि भाई इसमें दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो उसका स्टेटमेंट था और दूसरा क्या था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फास्ट मूविंग आपका पार्टिकल है, आपके पास क्या है? फास्ट मूविंग पार्टिकल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कर सकते हो? उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों प्रिसाइजली बोल दिया या 100% एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये किसका स्टेटमेंट हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया आपके पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। वो क्या था? वो था डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? एच क्रॉस बाय टू। एच क्रॉस का वैल्यू क्या था? एच अपॉन टू पाई। एच क्रॉस का वैल्यू क्या था? एच अपॉन टू पाई। कभी कभी कुछ जगह पे एच अपॉन फोर पाई भी लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह पे एच क्रॉस बाय टू लिखा हुआ भी मिलता है। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा आपका? सेम। और यहाँ पे बोलते हैं डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी कहाँ पे बात कर दी अपन ने? मोमेंटम। और एच अपने को पता ही है, एच क्या रहता है आपके पास? प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट। और अपन लिख सकते हैं मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी बता सकते हैं। तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो गया? m डेल्टा v, क्योंकि मास तो आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, m इंटू डेल्टा v। तो एक और एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय टू। एच क्रॉस अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप क्या बोल सकते हो? एच अपॉन फोर पाई। एच अपॉन क्या बोल दिया अपन ने? फोर पाई। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। एम क्या आ गया आपका? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। डेल्टा बी क्या हो गया आपका? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे अपन कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो केस वन में अपन बोलते हैं कि अगर अपन क्या करें, अगर अपन किसी पार्टिकल की पोजीशन को प्रिसाइजली मेजर कर लें। अगर अपन क्या करें, किसी पार्टिकल की पोजीशन को प्रिसाइजली मेजर कर लें। प्रिसाइजली मेजर करने का मतलब विथ 100% एक्यूरेसी अगर अपन किसी पार्टिकल का पोजीशन मेजर कर लें तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होगा आपका? ज़ीरो। कि भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा आपका?
ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़ीरो हो जाए तो अपन बोलेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। कैसे हुआ? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू। तो डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाए 1/0 इज इक्वल टू कितना होगा आपका इनफाइनाइट। 1/0 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका इनफाइनाइट। तो अपन एक नोट करके एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड प्रिसाइजली देन देन then uncertainty in momentum will be infinite। uncertainty in momentum क्या होगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ऐसा ही सेम स्टोरी अपन किसके लिए बात करें, डेल्टा पी अगर आप प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लेते हो, मतलब मोमेंटम अगर आप प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लेते हो तो होगा क्या, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका इनफाइनाइट। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका इनफाइनाइट। कि भाई पोजीशन में सर्टेनिटी कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, या पोजीशन में सर्टेनिटी नहीं, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ये दोनों कोई अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे नॉर्मल अपन ने थोड़ा बहुत मैथ्स यूज़ किया, उसके बेसिस पे बोल दिया कि भाई 1/0 कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। और डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज़ बोलते हैं अपन कि भाई आप जब ट्वेल्थ में वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ट्वेल्थ में क्या पढ़ोगे आप, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो अपन दो तीन चीज़ें बोलते हैं कि भाई पहली बात आती है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्यों दिखता है। फर्स्ट चीज़ क्या आता है कि भाई आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है, लाइट या मान लो कोई भी फोटोन आपका कोई रेज आई किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा। तो अपन ने बोला था थोड़ी देर लास्ट 1 या 2 वीडियो पहले अपन ने बात की थी कि भाई कोई भी लाइट अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो 3 चीज़ें पॉसिबल, आइदर क्या रहेगा रिफ्लेक्शन होगा, क्या क्या बोला था एब्जॉर्प्शन होगा, या क्या बोला था अपन ने ट्रांसमिशन होगा। और जो भी कलर रहेगा वो बेसिकली किसकी वजह से होता है आपका रिफ्लेक्शन की वजह से। कलर जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जर्वर है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देगा, तो अपन बोलते हैं कोई लाइट रहेगा इस पर स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन की वजह से ही अपने को क्या होता है वो ऑब्जेक्ट शो करता है या उसका कलर अपने को पता होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ अपन लोगों को पता है। और ऑप्टिक्स का एक प्रिंसिपल भी है, वो प्रिंसिपल क्या रहता है कि अगर अपन किसी भी लाइट के थ्रू, या कोई भी लाइट बोल दिया जिसका वेवलेंथ क्या है लैम्डा, लाइट हुआ तो भाई उसका एनर्जी फिक्स होगा, एनर्जी फिक्स हुआ तो अपन बोल सकते हैं कुछ वेवलेंथ रहेगा कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी लाइट है जिसका वेवलेंथ क्या है लैम्डा, और ये ऑब्जेक्ट है और इसकी अपने को पोजीशन क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो अपन बोलते हैं कि भाई इस पोजीशन में जो एरर रहता है वो क्या होगा आपका प्लस माइनस लैम्डा। पोजीशन में जो एरर होगा वो क्या होगा आपका प्लस माइनस लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपके पास एरर कितना आ सकता है प्लस माइनस लैम्डा, आपके पास एरर पॉसिबल है। अगर आप किसी भी लाइट के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, और उसमें जो एरर रहेगा वो क्या होता है आपका प्लस माइनस लैम्डा। ये चीज़ डिटेल से कहाँ पे पढ़ते हो, एक अलग से चैप्टर रहेगा वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स, वहाँ पे आप डिटेल से ये चीज़ें पढ़ोगे। बट शॉर्ट वाला बात अभी पता चला क्या होता है स्टोरी। ठीक है, तो अगर अपन क्या कंसीडर करें, अगर अपन बोल दें कि भाई इसमें डेल्टा एक्स, इस एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा क्या हो गया आपका वेवलेंथ, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका वेवलेंथ। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि अगर आप कंसीडर करो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कंसीडर करो, इसका मतलब लैम्डा टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कंसीडर करो तो लैम्डा भी क्या होगा आपका
ज़ीरो होगा। और डिब्रॉय हाइपोथेसिस से पता है अपने को लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और अगर लैम्डा टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब पी टेंस टू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। सेम स्टोरी अपन ने एक्सप्रेशन किसके बेसिस पे बताया था, उस फॉर्मूले के बेसिस पे बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सोचो वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे या डिब्रॉय हाइपोथेसिस के बेसिस पे अपन ने बता दिया कि भाई आप पोजीशन अगर सर्टेनिटी से कैलकुलेट करते हो तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बोलते हैं इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे अपन कुछ और भी चीज़ें बता सकते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि डेल्टा एक्स क्या है आपका, टेंड्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब लेमडा भी क्या होगा, टेंड्स टू ज़ीरो होगा। और एक फॉर्मूला पता था अपने को, E इज़ इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो अगर लेमडा टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। या लेमडा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर लेमडा टेंड्स टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो भी फोटोन है वो हाई एनर्जी वाला फोटोन रहेगा। आपके पास जो भी फोटोन है वो क्या है, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला या हाई एनर्जी वाला फोटोन है, जो आप यूज़ कर रहे हो किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए। किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बहुत ही हाई एनर्जी वाला फोटोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो पोजीशन की, तो अगर आपके पास हाई एनर्जी वाला, अगर आपके पास क्या है, हाई एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक किससे करे, इलेक्ट्रॉन से। हाई एनर्जी वाला फोटोन किससे स्ट्राइक करे, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे, तो अपन बोलते हैं कि इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, अगर बहुत ही हाई एनर्जी वाला फोटोन क्या करे, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, ठीक है। और जो मोमेंटम चेंज होगा वो बोलते हैं बहुत ही लार्ज एक्सटेंट से आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह के बेसिस पे भी आप बता सकते हो वाला स्टोरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए आप, व्हेन हाईली एनर्जेटिक फोटोन when highly energetic photon will collide with electron, then momentum of electron will will get changed by will get changed by a large will get changed by a large amount। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट आया, ठीक है। अब क्या रहता है कि भाई ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन तो क्या था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू। अब क्या रहता है, उसको कुछ और फॉर्म में भी अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई एक तो बोला था अपन ने पोजीशन और वेलोसिटी बोला था, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने को फॉर्मूला पता था, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, लिखा है इतना। अगर अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे डेल्टा टी से। डेल्टा टी का मतलब अनसर्टेनिटी इन टाइम, डेल्टा टी मतलब टाइम, पी बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अपन ने क्या किया, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया किससे, डेल्टा टी से, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को पता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका फोर्स, पी बाय टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फोर्स हो जाता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं। या इसको क्या बोल सकते हो,
rate of change in मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है आपका फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है एफ डी एक्स क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका एनर्जी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका एनर्जी होगा। तो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एच अपॉन 4 पाई। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ई का मतलब अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी का मतलब अनसर्टेनिटी इन टाइम। ई का मतलब क्या होगा एनर्जी और टी का मतलब क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो अभी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में अगर बात करो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपने पास कितने फॉर्मूलाज आ गए, 3 फॉर्मूला आ गए। पहला मेन फॉर्मूला क्या था आपका जिसकी सब जगह बात होती है, वो क्या था आपका डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दूसरा क्या किया था अपन ने, मोमेंटम को किससे रिप्लेस कर दिया था अपन ने, m इंटू डेल्टा वी से रिप्लेस कर दिया था। और तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया आपका, थर्ड फॉर्मूला आ गया आपके पास डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका h अपॉन 4 पाई। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हो आप, h क्रॉस बाय 2 भी लिख सकते हो, दोनों क्या रहते हैं आपके पास सेम। ये तो क्या हो गया आपके पास थ्योरी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है तो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो अपन बात करते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल है कि भाई आपको दे रखा है एक बॉल है जिसका मास कितना दिया हुआ है आपको 40 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है आपको 40 ग्राम। तो m इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने 40 ग्राम, और SI यूनिट यूज करते हो तो 40 ग्राम क्या रहेगा 40 डिवाइडेड बाय 1000 kg। इसी को लिख सकते हो 40 इंटू 10⁻³ kg। MKS यूनिट अपन ने यहाँ पे यूज किया है। तो मास आपको पता है। अब स्पीड कितना था 45 मीटर पर सेकेंड। और एक और स्टेटमेंट दे रखा है इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कि अगर स्पीड का एक्यूरेसी दे रखा है 2%, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन स्पीड क्या आ जाएगा, जो भी स्पीड था उसका 2%। तो 45 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अपने को पता है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो m इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा वी। इस फॉर्मूले में किसी के कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। एच प्लांक्स कांस्टेंट, 4 पाई इज इक्वल टू 3.14, m इज इक्वल टू मास अपने को दे रखा है 40 ग्राम, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने MKS में। डेल्टा वी कितना है 0.9। अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आया 1.46 इंटू 10 टू पावर -33। अब ये वैल्यू बताओ क्या हुआ आपका, बहुत ही कम हुआ। ये वैल्यू की अगर बात करें तो आपके पास ये वैल्यू क्या होता है बहुत ही कम होता है। और इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये जो भी बात करेंगे कि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आप मेजरली बात करोगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। कि अगर बोले कि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए आपका वैलिड रहेगा या अप्लीकेबल रहेगा, तो अपन बोलेंगे ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जो भी आपको वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा आपके पास,
बहुत ही कम रहेगा और उसका कोई सिग्निफिकेंस आपके पास नहीं रहेगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हुआ आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। अपने को दिया हुआ एक माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन एम्प्लॉय टू लोकेट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट इज, ठीक है। अपने को वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछा है, अपने को किस में पूछा है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछा है। और किस में अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। तो सेम फॉर्मूला है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम। और ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी पोजीशन लोकेट कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है, 9.1 इंटू 10⁻31। प्लांक्स कांस्टेंट पता था अपने को, 4 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, और पोजीशन इन अनसर्टेनिटी क्या होगा, 0.1 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हैं अपन, MKS यूनिट यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.0579 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर आया। तो इसीलिए जो भी ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो अपन मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अपन मेनली इसकी बात करते हैं। आई होप दोनों एग्जाम्पल सब लोगों को समझ में आया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ था, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, लिख लेंगे अपन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा पी, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है, देन व्हाट विल बी दी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी किसका बताओ, वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बता सकते हैं। तो अपने को पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h क्रॉस नहीं है, h है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बता सकते हैं। अब जो वेलोसिटी आता है वो कब आएगा, कि डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। इसका मतलब या तो अपने पास दो चीज़ें थी कि भाई या तो पोजीशन को मोमेंटम में लिखो या मोमेंटम को किस में लिखो, पोजीशन में, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है अपने पास, वेलोसिटी आना चाहिए। तो अपन डेल्टा एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 इंटू डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका, 2 इंटू डेल्टा पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बता सकते हैं कि भाई डेल्टा पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू क्या है आपका 2, और डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं अपन, m इंटू डेल्टा वी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 2। तो डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू या ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 1 अपॉन m स्क्वायर, और आपको नॉर्मल चाहिए था अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपका, कि डेल्टा v इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम स्क्वायर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, 4 किसका स्क्वायर रहता है, 2 का, एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2। तो डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2m स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन
टू पाई। और अगर देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1/2m 1/2m h क्रॉस बाय 2 पाई, तो आपका कौन सा आंसर होगा, सी वाला। आपका कौन सा आंसर होगा, सी वाला। इसमें कोई और वैल्यू भी दिया रह सकता है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हाफ है, ऐसा सेम स्टोरी रहेगा। सब में अपन को क्या रहेगा, जो अपन ने इसमें यूज़ किया मेथड वही वैसे ही बाकी चीज़ें सॉल्व करेंगे। अपने को पता है कि भाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब रिलेशन दिया हुआ था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और वेलोसिटी किससे बता सकते हो आप, मोमेंटम जरूरी। तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आया था, डेल्टा पी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई या 8 पाई लिख दिया। डेल्टा पी को क्या लिखा अपन ने, एम इंटू डेल्टा वी। इसको सॉल्व किया तो डेल्टा वी क्या है, स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू है, उसको स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2m 1/2m, और फिर स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में अपने पास क्या वैल्यू आई थी, h अपॉन 2 पाई। कौन सा ऑप्शन आया था इसमें, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है अपने को, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज डेल्टा एक्स ऑफ हीलियम। इसका मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एक्स और हीलियम का डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, सेम। और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बताया हुआ है, और आपको पूछा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ हीलियम। तो पहले तो अपन ने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको दिया हुआ है कि भाई डेल्टा एक्स आपका क्या है, सेम है, और डेल्टा एच तो भाई न्यूमेरिकल है वैसे ही सेम हुआ, तो अगर दो चीज़ें सेम हुई तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा पी विल बी द सेम, डेल्टा पी भी सेम होगा। तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा पी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई हीलियम और इलेक्ट्रॉन का डेल्टा पी भी क्या सेम होगा, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 32 इंटू 10⁵, 32 इंटू 10⁵। समझे, एक बार और सोचो, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ हीलियम। दोनों का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सेम है। और बेसिकली अपन इस फॉर्मूले में कर क्या रहे थे कि भाई दो ही चीज़ तो बोल रहे थे कि भाई अगर आप पोजीशन और मोमेंटम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, और पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लायर क्या होगा, h अपॉन 2 पाई, और ये वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट। तो बोल सकते हो कि भाई डेल्टा एक्स अगर सेम हुआ तो डेल्टा पी भी क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर वैल्यू में डिफरेंस रहता तो अपन रेशियो के बेसिस पे सॉल्व करते, बट अगर डेल्टा एक्स सेम हुआ तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा पी का वैल्यू भी क्या होगा आपके पास, सेम होगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तक कितने एग्जाम्पल अपन ने, 4 एग्जाम्पल की बात की। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल में बात करते हैं। 5th में आपको क्या दिया हुआ है, 5th में पूछा है व्हाट शुड बी मास ऑफ सोडियम फोटोन इफ, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, और वैल्यू किसका दिया हुआ है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का वैसे भी अपने को पता है। तो पहली बात आती है कि बताइए किसका क्वेश्चन है आपका। कुछ लोग बोल रहे थे कि द ब्रॉय हाइपोथेसिस वाला या ड्यूल नेचर वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी और डिस्कस अपन कर रहे हैं। तो भाई अपने को क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में लैम्डा इज इक्वल टू 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी दिया हुआ है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। h का वैल्यू 6.6252 इंटू 10⁻³
4 दिया हुआ है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू दी हुई है। याद रखना जब भी ये चीज़ें यूज़ करो तो आप MKS और SI यूनिट में ही यूज़ करना। अगर आपको वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है, सेंटीमीटर वाला दिया हुआ है, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में अपने को कन्वर्ट करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को पता है de Broglie हाइपोथेसिस में लैम्डा इज इक्वल टू H/P होगा, या बोल सकते हैं H/mv होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P इंटू, सॉरी P क्यों लिखेंगे अपन, H/v इंटू लेमडा। v का वैल्यू भी पता है अपने को, लेमडा भी पता है, डायरेक्टली क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो आपके पास m इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है, 3 इंटू 10⁻, वेलोसिटी कितना दिया होता है, 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 5894 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 3.7 इंटू 10⁻36 kg। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे अजीब सा कैलकुलेशन आ जाए तो उसको अपन कैसे सॉल्व करें। तो थोड़ा तो आपको अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट यूज़ करना रहेगा, क्योंकि आपके पास जो भी ऑप्शन रहेंगे वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि 3.7, 3.72, 3.71, 3.69 ऐसे ऑप्शन आपके पास कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि जेईई या नीट वाले लोग आपको कभी भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं चेक करते, वो चेक करते कि आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट कैसा है। तो आप इस चीज़ को 6.6 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, और 5894 इसको 59 भी अगर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि आंसर में कोई ज़्यादा आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर हुआ, de Broglie हाइपोथेसिस वाला पार्ट क्लियर हुआ ना, कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू H/P। या तो आपको वेवलेंथ पूछता है क्वेश्चन में, या क्या पूछता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, मोमेंटम पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, मास। इन चारों में से कोई भी वैल्यू पूछे अपन इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, आपको ऑर्डर पूछा है एक्चुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट de Broglie वेवलेंथ इफ वेलोसिटी क्या है आपका सेम। पहली बात है कि भाई अपने को पता है de Broglie हाइपोथेसिस से कि भाई आपका लैम्डा इज इक्वल टू H/P। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर आपका इन सब का वेलोसिटी अगर सेम हुआ, प्लांक्स कांस्टेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो अपन बोल सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मास। और जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका de Broglie हाइपोथेसिस, de Broglie वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम। मास अगर मैक्सिमम हुआ तो वेवलेंथ क्या होगा आपका, मिनिमम। चलो अपन ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि भाई इसमें तो एक ऑप्शन पूछा है, अपन ऑर्डर की बात करते हैं। तो मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा आपका, 1.68 इंटू 10⁻27, 10 कितना होगा, -27 kg आ जाएगा। और अगर मास ऑफ CO2 की बात करें तो CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का कितना हो गया आपका 12, ऑक्सीजन का कितना रहेगा आपका 16, और कितना आ गया 32, तो CO2 का कितना आएगा 44 AMU, या 44 इंटू 1.68 इंटू 27। मास ऑफ SO2 सल्फर का मतलब कितना हो गया 32,
ऑक्सीजन कितना रहता है 2 इंटू 16 कितना है आपका 64, तो 64 इंटू 1.68 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको देख के बताइए इनमें सबसे ज़्यादा मास किसका दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा मास किसका दिख रहा है आपका SO2 का। तो अगर आपका मास ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ क्या होगा आपका मिनिमम। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका आंसर क्या होगा आपका SO2। अगर इसे में अगर ऑर्डर पूछ लेता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मैक्सिमम, फिर आता आपका प्रोटॉन, फिर क्या आता आपका CO2 और फिर क्या आता आपका SO2। आई होप डिब्रॉय हाइपोथेसिस वाले ये दोनों तीनों एग्जांपल क्लियर हुए और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर हुआ। एक्चुअली इसमें सिर्फ अपने पास इसका स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता रहना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट, बहुत सारी चीज़ें अभी तक आपने डिटेल से नहीं पढ़ रखा, तो एक बार वो वाला पार्ट क्लियर हो जाए जब आप फिजिक्स में पढ़ लो तो ये वाली चीज़ें आपके पास बहुत ही ईजी रहेगा। और वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप मॉडर्न फिजिक्स में एक बार और डिटेल से यही चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा।